नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नोटबुक। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बाइडेन के बारे में, जो अभी यूएस के हाल ही में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। और इनकी पॉलिसीज़ क्या रहेंगी इंडिया की तरफ आने वाले समय में, किस तरीके का प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है बड़े बड़े एनालिस्ट द्वारा। और पिछली सरकार जो थी अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में, उनकी सरकार के अंदर इंडिया को कितना घाटा हुआ, कहाँ कहाँ मुनाफा हुआ, किस तरीके से वो इंडिया के लिए अच्छे रहे, किस तरीके से बुरे रहे, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कुछ फैक्चुअल चीज़ों पे भी ध्यान देंगे जो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। बेसिक चीज़ें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो आगे बताए गए पूरे टॉपिक पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और अधिक हो जाएगी। दो पार्टी मोस्टली, बड़ी बड़ी दो पार्टियां हैं अमेरिका में। एक का नाम है रिपब्लिक और एक का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिक पार्टी से थे डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं जो बाइडेन। आप अभी डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल जो है डंकी है और रिपब्लिक पार्टी का सिंबल एलिफेंट है। अभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार 2015 में आई थिंक किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चंस को भी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको भी मैं अपने वीडियो में इंक्लूड करते हुए चलूँगा। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल जो है डंकी होता है। आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, डी फॉर डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक, और या डेमोक्रेट्स, और एंड डी फॉर डंकी। और बाकी जो बचा हुआ है वो रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल एलिफेंट होगा। आपको मैं बता दूं फिर से एक बार, रिपब्लिकन पार्टी से थे डोनाल्ड ट्रंप जिनकी हार हुई है, और डेमोक्रेटिक पार्टी से थे जो बाइडेन। आप ये पिछले इलेक्शंस के बारे में जो कंडक्ट हुए थे 2012 और 2016 में आप देख सकते हैं। बराक ओबामा जीते थे 2012 में, और 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जीते थे। बराक ओबामा जब 2012 में जीते थे, इनके अपोजिशन में मिट रोमनी थे जिनको अच्छे खासे वोट मिले थे, हालांकि बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे। 2016 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते थे और इनके अपोजिशन में हिलरी क्लिंटन थी। एक चीज़ जो इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि ये जो अमेरिका का मैप है, इसमें आप दोनों मैप में देखिए, ये जो बीच वाले एरिया हैं मोस्टली जो रेड कलर के हैं, ये हमेशा इनका वोट जो है ये रिपब्लिकन पार्टी को जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए। और ये जो एरियाज़ हैं, ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं, इनके या फिर जिनका बॉर्डर कनाडा से है, ये फ्लोरिडा है, इधर कैलिफोर्निया है, इनका वोट जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को जाता है। पिछले सब बार देखिए यहाँ पे ज़्यादा वोट पड़े थे डोनाल्ड ट्रंप को और हिलरी क्लिंटन हारी थी। उसके पहले 2012 में जो इलेक्शन हुआ था, बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। आप यहाँ देखेंगे ये जो एरियाज़ हैं ये एरिया में ज़्यादा हैं, लेकिन इनके पास सीटों की संख्या बहुत कम है। इसलिए एरिया में कम रहते हुए भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो जीती थी इलेक्शन। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जो कैलिफोर्निया है इसके पास अकेले 30 के लगभग सीट्स हैं टोटल। अभी जो बाइडन की बात करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी इलेक्शन हुआ उसमें, और जो बाइडन ने 279 वोट्स पाए हैं टोटल। कुछ पे डिस्प्यूट था, तो अगर आप कहें तो लगभग लगभग 280 के आसपास वोट पाए हैं। और जो मैजिकल नंबर है इनके इलेक्शन में वो है 270 का, तो इन्होंने आराम से इसको पार किया हुआ है। जो बाइडन के बारे में अगर मैं कुछ फैक्ट बताऊं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले, ये 77 ईयर्स ओल्ड है, 78 ईयर्स ओल्ड है, और 59th प्रेसिडेंट हैं ये यूएसए के बने। डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो 58 थे, जो बाइडन 59 थे। और ये 47th प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बराक ओबामा के टाइम में। 47th वाइस प्रेसिडेंट, 59th प्रेसिडेंट। इनका निक नेम जो है एमट्रैक जो था। एमट्रैक जो अभी भी बुलाते हैं इनको, हालांकि इस नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। कमला हैरिस, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं खास करके इंडिया में। इनका बहुत ही नाम इधर बीच चला है, इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये हैं, इन्होंने जो बाइडेन का साथ देते हुए इलेक्शन कैंपेन की थी, और इनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली हुई है। ये 49th वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए की। और इनके बारे में मैं अगर आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताऊं तो ये, इनकी मदर जो थी इंडियन थी और इनके फादर जमैकन थे। ये इंडियन जमैकन माइग्रेंट थे जो अमेरिका में जाके बहुत साल पहले बस गए थे। वहाँ पे ये पैदा हुई, इनकी सिटीजनशिप अमेरिका की है, लेकिन इनकी मदर जो है इंडियन थी और फादर जो है जमैकन है, जो कैरेबियन कंट्री है एक। इनकी मदर की अगर मैं प्रॉपर बात करूँ तो थोलासेंद्रपुरम नाम का एक विलेज है,
थुलासेंद्रपुरम इन तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुवरूर, उसमें थुलासेंद्रपुरम एक विलेज है, वहाँ से इनकी माँ बिलोंग करती हैं। एक बहुत ही अच्छा फैक्ट जो इनके बारे में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आ सकता है वो ये है कि ये फर्स्ट वुमेन है जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की, और फर्स्ट वुमेन इन कलर हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की। वुमेन इन कलर का मतलब होता है नॉर्मली ब्लैक को डिनोट करते हैं हम मैन इन कलर और वुमेन इन कलर से। अभी हम बात करते हैं जो बाइडन की उनकी कुछ डोमेस्टिक प्रोमिसेस, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को लेके जो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में प्रोमिसेस करी थी अपने मैनिफेस्टो में। कुछ गिने चुने हैं, बहुत हालांकि बहुत से प्रोमिसेस हैं, लेकिन जो जिनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अगल बगल के देशों पर या वर्ल्ड पर पड़ेगा उसके बारे में मैं बताता हूँ। मिडिल क्लास का मुद्दा सबसे भारी था इस बार के इलेक्शन में। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि हमें कैपिटलिस्ट कम्युनिटी जो है वहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर टैक्स कम नहीं करना चाहिए और उनको टैक्स एग्जेम्पशन देना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को और अच्छे से बढ़ा सकें। लेकिन यहाँ जो बाइडन ने अपने कैंपेन में मिडिल क्लास को बहुत ध्यान में रखा था और उन्होंने बोला था कि हम हाईयर टैक्स वसूल करेंगे कैपिटलिस्ट जो है वहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। वहाँ पे मिनिमम वेज डेली वेज $15 करने की बात करी थी उन्होंने। $15 का आप लगभग मतलब समझ जाइए 1100 रुपये अगर इंडियन रुपीज़ में उसको काउंट किया जाए तो। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है 2017 का ये एग्रीमेंट है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल चुके थे। इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर हम जीते जो बाइडन तो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में फिर से वापसी करेंगे अमेरिका की। ओबामा केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है वहाँ पे अमेरिका में चलाई जाती है। इसके रिगार्डिंग एक बार क्वेश्चन भी आया था कि ओबामा केयर क्या है। ये बेसिकली जैसे अपने देश में आयुष्मान भारत है उसी तरह ओबामा केयर है। हाल आयुष्मान भारत जब लॉन्च हुआ था इंडिया में नरेंद्र मोदी जी ने उसको किया था, आई थिंक बीजापुर से किया था छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ 2018 में किया था। तो उस जब उसके लॉन्च पर ये बोला गया था कि ये सिमिलर है ओबामा केयर के। हालांकि ओबामा केयर बहुत ही, चूँकि अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत कम है तो ओबामा केयर की बराबरी आयुष्मान भारत से नहीं की जा सकती। 10 करोड़ फैमिली को कवर किया गया आयुष्मान भारत स्कीम में, लेकिन ओबामा केयर के ही मॉडल पे ये हमारा आयुष्मान भारत काम करता है। नाउ अभी बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन था पिछले 4 सालों का, इंडिया के साथ कैसा उनका रिलेशन था। इन पर्टिकुलर हम बात करेंगे मोदी जी का और डोनाल्ड ट्रंप जी का क्या रिलेशनशिप था। काफ़ी बात की जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप, अभी तो नहीं की जा रही है, पहले की जाती थी कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी गहरी दोस्ती है। देखते हैं कितनी गहरी दोस्ती है। ह्यूस्टन एक जगह है, टेक्सास नाम का एक स्टेट है, सदर्न स्टेट है यूएसए में। ह्यूस्टन उसमें एक जगह है, वहाँ पे पिछले साल एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था हाउडी मोदी। बहुत से एनालिस्ट और न्यूज़पेपर आर्टिकल में मैंने पिछले साल पढ़ा था कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए थे ट्रंप का इलेक्शन में प्रचार करने के लिए। आने वाले समय में इलेक्शन था, उसमें मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। इसी तरह का सेम इवेंट हुआ था गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में। एक फैक्ट मैं आपको अगर बताऊँ तो ये इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्टेडियम है और सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया का। यहाँ पे एक इवेंट हुआ था नमस्ते ट्रंप। पहले ये इस इवेंट का नाम था केम छो ट्रंप, बाद में नाम चेंज करके नमस्ते ट्रंप रखा गया। तो यहाँ पर भी बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप आए थे अपना प्रचार करने के लिए इलेक्शन का। एक्चुअली इंडियन अमेरिकन जो कम्युनिटी है बहुत ही छोटे नंबर में है अमेरिका में, लेकिन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल, उनका वोट काफ़ी मैटर रखता है इलेक्शन में। नेक्स्ट, जब चाइनीज़ एग्रेशन हो रहा था एलएसी के किनारे, उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब एक्शन तो नहीं लिया कुछ उन्होंने, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट बातें बोलते थे और चाइना के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाने की बात करते थे। ये वही टाइम था जब चाइना पोंगोंग सो लेक जो था है हमारे लद्दाख में, वहाँ पे अपने ट्रुप्स को खड़ा किया हुआ था और हट नहीं रहा था। अभी तक उस हालांकि उस पर बात चली रही है, कुछ डिसीजन अभी कंक्लूजन निकल के आया नहीं है। तो उस टाइम का कंडीशन ऐसा था कि वो दौर ऐसा था पिछले उस 1 डेढ़ महीने का कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इन पर्टिकुलर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया काफ़ी क्लोज आए थे और काफ़ी एग्रीमेंट वगैरह साइन किया था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने। उसी टाइम डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ भी काफ़ी हार्ड थी। पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी कार्यरत रहा, लेकिन हालांकि कई कंट्रियों के बचाव की वजह से, जैसे मलेशिया, टर्की और चाइना के बचाव की वजह से वो अभी तक ग्रे लिस्ट में ही है। तो काफ़ी हार्ड लाइन अपनाया उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। एक इशू था डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम H1B वीज़ा का।
ये वीज़ा दिया जाता है उन वर्कर्स को जो आईटीसी में काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, स्किल्ड वर्कर होते हैं। ये अमेरिका इनको वीज़ा देता है, अमेरिकन कंपनियां इनको बुलाती हैं। इंडिया से बहुत ही लार्ज प्रोपोर्शन में यहाँ के इंजीनियर्स वगैरह जाते हैं वहाँ पे और अप्लाई करते हैं H1B वीज़ा के लिए। तो H1B वीज़ा का इशू हालांकि काफ़ी समय से रहा है यूएसए में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम ये बहुत ही स्पॉटलाइट में आया हुआ था। उसका रीज़न एक ये भी था कि कोरोना पेंडेमिक आ गया था और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी, नेशनलिस्टिक पॉलिसी थी, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी थी, उसके तहत उन्होंने H1 वीज़ा इशू करने पे काफ़ी लगाम लगा दी थी। बहुत कम इशू कर रहे थे और इससे इंडियन माइग्रेशन जो हुआ था बाकी बहुत ही कम हुआ था। जीनोफोबिया भी बोल सकते हैं इसको। उनकी एक प्रॉब्लम थी, किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे जल्दी। S-400 डील के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, रशिया से हम परचेज़ कर रहे हैं। इसके लिए हमने पिछले साल ही रसिया के साथ एग्रीमेंट किया, 2022 तक डिलीवरी हो जाएगी इसकी। आपको बता दूं कि रसिया के ऊपर अमेरिका ने काटसा एक्ट लगाया हुआ है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। 1998 का आई थिंक एक्ट है, 1998 और 1999, आई एम नॉट श्योर। इसके थ्रू क्या करता है ये, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शन इम्पोज करता है। वो कंट्री फिर उसके बाद अमेरिकन कंपनीज़ का प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकती, वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकती, उनका बैंक अकाउंट अमेरिका में सीज हो जाता है। फिर उस अमेरिकन डॉलर का यूज़ करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। तो इसके थ्रू उन्होंने जो भी रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा था उसके ऊपर सैंक्शन लगाए थे। जैसे चाइना इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, चाइनीज़ आर्मी ने वहाँ से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था तो उसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया था। इंडिया ने भी डील किया। ये माना जा रहा था कि इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इस बारे में बात ये चल रही थी कि जब इंडिया, स्पेकुलेशन ये लगाया जा रहा था कि जब इंडिया के यहाँ S-400 की डिलीवरी होगी तब हो सकता है ये कुछ एक्शन लें। उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप चले गए और अभी देखते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है इस इशू के साथ। एक और बहुत बड़ा इशू रहा है डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के रिगार्डिंग, ये था कि मिनी ट्रेड वॉर इंडिया के साथ स्टार्ट कर दिए थे। हालांकि ट्रेड वॉर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और चाइना का ही नाम आता है। अमेरिका और चाइना का पिछले 2 सालों 3 सालों में अमेरिका चाइना के खिलाफ काफ़ी हार्ड थे, हार्ड पॉलिसी अपनाई उन्होंने। काफ़ी इंपोर्ट पर जो है टैरिफ राइज़ किया चाइना के, और चाइना ने भी काउंटर टैरिफ राइज़ किया। लेकिन इंडिया के साथ भी उन्होंने ट्रेड वॉर गेम खेला था, जिसमें उनका एक पर्टिकुलर इशू रहता था। हार्ले डेविडसन बाइक कई बार न्यूज़ में थी, आपने सुना होगा। उन्होंने बोला था कि हार्ले डेविडसन जो है इंडिया में जाता है और इंडिया इतना उस पर टैरिफ लगा देता है कि वहाँ पे वो प्रोडक्ट, ये जो बाइक है, बिकती नहीं है। इसलिए हमारी जो कंपनी है हार्ले डेविडसन, उसको बड़ा लॉस हो रहा है। डेयरी प्रोडक्ट का भी बहुत बड़ा इशू था। बोलते थे कि डेयरी प्रोडक्ट जो है इंडिया काफ़ी ह्यूज मार्केट है और सब्सिडी देता है किसानों को, इसकी वजह से वहाँ की डेयरी सस्ती बिकती है देशों में और हमारे यहाँ की डेयरी नहीं बिकती। इसके वजह से अमेरिका जो है WTO में भी गया था इंडिया के कंप्लेन को लेके। ये था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम का। और एक बार आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच में इंडिया को बोला था कि टैरिफ टैरिफ किंग भी बोला था, टाइटल दिया था कि इंडिया इज़ अ टैरिफ किंग। US ईरान न्यूक्लियर डील की अगर बात करें, इसको बेसिकली हम टेक्निकल टर्म में JCPOA बोलते हैं, जॉइंट कोऑपरेशन प्लान ऑफ एक्शन। इसको 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया था। P5+1 प्लस ईरान, ये एक टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है। इन कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ था P5, जो परमानेंट 5 हैं UNSC की, जिसमें US है, UK है, फ्रांस है, रशिया एंड चाइना, ये 5 कंट्री हो गई। +1 में जर्मनी आता है और प्लस ईरान, ये 6 कंट्री और ईरान के साथ मिलके इस एग्रीमेंट को साइन किया था। और इसमें इन्होंने बोला था कि आप जो है न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करोगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे फॉर ओनली प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। यू विल नॉट यूज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और इसके तहत हम आपके ऊपर से सैंक्शन हटाते हैं। उसके पहले सैंक्शन लगाया हुआ था अमेरिका ने, तो सैंक्शन हटा लिया गया। लेकिन जैसे ही ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का टेन्योर आया, उन्होंने फिर से ये जो एग्रीमेंट था इससे वो वापस हो गए, इससे पुल आउट कर लिया अपने आप को और बोला कि आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, हम आपके ऊपर फिर से सैंक्शन लगाएंगे। कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी पिछले साल और इस साल की स्टार्टिंग में कि जो इंडियन ओशियन है या पर्सियन गल्फ है, वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन आ गई थी। तो काफ़ी ब्लंडर किया है अपने टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप ने। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2016 में। इसमें बेसिकली ऑब्लिगेशन लगाया गया था डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर कि वो $100 बिलियन जो है बाय 2020 डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे, ताकि वो अपने यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें और उससे पावर जनरेट कर सकें।
जिससे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो, कन्वेंशनल सोर्सेज का बेसिकली यूज़ ना करें, वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। इससे भी इन्होंने पुल आउट कर लिया अपने आप को, और बोला कि जो अभी ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है उसकी बिगेस्ट सोर्स जो है इंडिया और चाइना है, और इनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया जाना चाहिए। हम इस तरीके के किसी भी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस ये कहते हुए इन्होंने निकाली। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, इलेक्शन से कुछ दिन पहले, जब इंडिया आने की बात हुई, माइक पोम्पेओ और वहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं मार्क एस्पर, वो आए थे, उन्होंने बेका साइन किया इंडिया के साथ। तो उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप के आने की बात हुई थी, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया की एयर बहुत ही फिल्थी है, बहुत ही गंदी एयर है, और वहाँ यहाँ वो जाएंगे तो इनकी हालत ख़राब हो सकती है। ऐसा उन्होंने नहीं बोला था इनकी हालत ख़राब हो सकती है, बहुत ही फिल्दी ईयर बोला था उन्होंने, जो काफ़ी इंसल्टिंग था। इस पर बाइडेन ने बोला था, ट्वीट किया था कि दैट्स नॉट हाउ यू टॉक अबाउट फ्रेंड्स। ये बाइडेन का स्टेटमेंट था। अभी हम बात करते हैं जो बाइडेन और इंडिया, क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, किस तरीके की एक्सपेक्टेशन की जा रही है जो बाइडेन से, और वो कैसे साबित होंगे इंडिया की तरफ। देखिए, बराक ओबामा 2015 के समय नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट थी, 2014 में इलेक्ट होके आए थे, और नई नई गवर्नमेंट थी, काफ़ी मोदी लहर उस समय चली हुई थी इंडिया में। तो मोदी भक्त पहले बहुत ज़्यादा थे, अभी भी हैं, लेकिन काफ़ी काफ़ी संख्या घट गई है। तो उस समय 2015 में बराक ओबामा आए हुए थे, और ये दौर वो था जब अ, घर वापसी मूवमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा था इंडिया में, खास करके नॉर्थ इंडिया में। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी जो है उनका रिलीजन चेंज किया जा रहा था, और इसको नाम दिया गया था घर वापसी मूवमेंट। इस समय बराक ओबामा ने बोला था, एवरी पर्सन हैज़ सॉरी बराक ओबामा ने बोला था, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट एनी फेथ और नॉन एज ही चूज विदाउट द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये इंस्टेंस रहा है, माना जाता है डेमोक्रेट्स को कि वो डेमोक्रेसी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, ह्यूमन राइट वायलेशन को बर्दाश्त नहीं करते हैं, डेमोक्रेसी को अफेल्ड करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को अफेल्ड करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो इंडिया में जब पिछले साल आया था, और इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रहा था, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो इस समय ट्रंप ने बोलने से कुछ भी इनकार कर दिया था। आपको याद होगा जब एब्रोगेशन हुआ था आर्टिकल 370 का, उस समय भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ भी कड़ी शब्दों में कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया था, कुछ भी उन्होंने ट्वीट वगैरह नहीं किया था। काफ़ी सॉफ्ट वर्ड थे, कुछ कड़े शब्दों में बोला नहीं गया था। हालांकि ह्यूमन राइट वॉल्यूशन वहाँ पे पहले से हो रहा था, बाद में भी हुआ, और अभी भी हो रहा है वहाँ पे। इंटरनेट वगैरह अभी तक खोला नहीं गया है। एक्चुअली में बहुत लोग असमर्थ होंगे मेरे इस व्यू से, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर जैसे किसी शहर में आप रहते हो और वहाँ पे उस शहर में 100 आतंकवादी आ जाए, तो उन आतंकवादी को टैकल करने के लिए आपको ये बोल दिया जाए कि आप घर में से ही मत निकलो तब तक जब तक हम नहीं कहेंगे, साल, 1.5 साल, 2 साल। तो इट्स नॉट द राइट वे। आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, ताकि आप उन आतंकवादियों को डिटेक्ट कर सको, आप बता सको कि वो कितने बड़े थ्रेट हैं, उनको एक जगह कन्फाइंड कर सको, उनको सर्च करो, लोकेट करो, उनको उनको पकड़ो, उनको हटाओ। आप जो बेसिक राइट है उस पर बंधन नहीं लगा सकते। ये चीज़ हुई थी कश्मीर में। हाँ, इस गवर्नमेंट की इस मूव को मैं शुरू से ही नापसंद करते हुए आया हूँ, और अभी भी ये चीज़ें चली रही हैं। बहुत से वहाँ पे जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जेल में रखा गया था, अभी कुछ दिनों पहले रिलीज़ किया गया है, उनको अभी भी होम अरेस्ट में रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, और बहुत से आपने देखा होगा प्रेस फ्रीडम के ऊपर भी काफ़ी आरोप लगाए गए मोदी गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस को वॉयलेट किया है। कई जर्नलिस्ट की हत्या हुई पिछले सालों में। इस पर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी निंदा वगैरह की बात अगर हम छोड़ दें तो कोई भी कड़ा स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन बाइडेन जो थे, जब उन्होंने अपने आप को नॉमिनेट करवाया, जब ये तय हो चुका था कि बाइडेन जो है ट्रंप के अगेंस्ट लड़ेंगे, तो जब ये सीए प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन्होंने अपना डिसअप्रूवल व्यक्त किया था सीए और एनआरसी को लेके। कश्मीर इशू जब चल रहा था तो कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने बोला था आर्टिकल 370 के ऊपर कि वी आर कीपिंग अ ट्रैक ऑन द सिचुएशन। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, देयर इज़ अ नीड टू इंटरवीन इफ़ द सिचुएशन डिमांड्स। मतलब अगर सिचुएशन की डिमांड होगी तो हम इंटरवीन भी करेंगे। तो इनका इंस्टांस ये रहा है, ये हमेशा फर्मली खड़े रहे डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो उसके लिए, प्रेस फ्रीडम के लिए। अभी तक तो यही पता चल रहा है। ये तो हमने बात करी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की और उनकी पॉलिसीज़ क्या रही इंडिया को लेकर, कितना इंडिया को नुकसान सहना पड़ा और कितना फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हालांकि बहुत ही कम ही हुआ, नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ा।
अभी हम देखते हैं जो बाइडन के बारे में। हालांकि इनकी प्रेसिडेंसी अभी 2-4 दिन पहले ही स्टार्ट हुई है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जितने आर्टिकल मैंने पढ़े हैं उसमें से अगर मैं कंक्लूड करूँ उन सभी को, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं कह सकता हूँ, और उसको मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। ईरान इशू की अगर बात करते हैं तो इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बोला था कि अगर हम जीतते हैं तो ईरान इशू रिजॉल्व करेंगे और यूएस ईरान डील को फिर से बेक करेंगे, और मतलब दैट मीन्स कि यूएस जो है ईरान के साथ फिर से उस डील में आ जाएगा। ये इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ईरान जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनर था इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल परचेज। पूरे वर्ल्ड में इंडिया को जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल और सबसे सस्ते दामों में प्रोवाइड कराता था वो ईरान था। सैंक्शन लगने के बाद इंडिया उससे ट्रेड नहीं कर पा रहा था, और इंडिया को महंगे दामों में यूएस से, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हालांकि इनडायरेक्टली फोर्स किया था इंडिया को कि यूएस से वो तेल कर दें, कितना भी सस्ता दे रहे थे, सब्सिडाइज दे रहे थे, लेकिन फिर भी इंडिया को बहुत महंगा पड़ रहा था। और ख़ास करके उस टाइम में जब इंडिया की इकॉनमी धीरे 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 करके पेंडेमिक के पहले ही गिरती जा रही थी। आपको याद होगा इंडिया की इकॉनमी पेंडेमिक में नहीं गिरनी शुरू हुई, उसके पहले से ही इकॉनमी स्लगिश चल रही थी। और दूसरा रीज़न ये है ईरान यूएस डील के वापस आ जाने का इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया वहाँ पे चाबहार पोर्ट बिल्ड कर रहा है, आपको पता होगा। चाबहार पोर्ट इसलिए बिल्ड कर रहा है ताकि इंडिया को सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल जाए, और सेंट्रल एशिया बहुत ही रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं और लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। तो उसके लिए अभी सैंक्शन लग जाने के बाद इंडिया चाबहार पोर्ट को भी ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। ईरान इससे नाराज़ भी था, ईरान के साथ रिलेशन भी ख़राब हुए, चाइना और नज़दीक गया ईरान के। तो काफ़ी स्ट्रेटजिक लॉस था डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया को। चाइना के इशू के बारे में बात करें तो यूएस की जो पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत ही चाइना के खिलाफ हार्ड थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है चाइना को बिगेस्ट प्रॉब्लम है या बिगेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड बोलते थे। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया है, बाइडन की गवर्नमेंट जो कि चाइना के खिलाफ थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। हालांकि जो पॉलिसी डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया अभी तक, उनको इतनी तेज़ी से मोड़ के पिछले 4 साल पहले की स्थिति पे खड़ा कर देना, ये इतना आसान नहीं होगा और पॉसिबल भी नहीं होगा। इसको करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। जो ट्रेड वॉर चल रखी है यूएस और चाइना में, ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगी, लेकिन इसको करने में टाइम लगेगा। तो इस बिना पर जो जितना मैंने पढ़ा है, मैं कह सकता हूँ कि चाइना के साथ बाइडेन की पॉलिसीज़ थोड़ी सॉफ्ट होगी और वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की तरफ ज़्यादा होगी। हाँ, रेदर कि वो इशू को और ख़राब करे और काउंटर टैरिफ लगाते जाए और हालात को और ख़राब करते जाए। आपको पता होगा वर्ल्ड इकॉनमी जो है स्लो डाउन में चली गई थी इन्हीं इश्यूज़ की वजह से। अपना भी नुकसान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका का भी। अमेरिका फर्स्ट बोलते बोलते अमेरिका को लास्ट कर दिया। और चाइना का भी नुकसान किया, इंडिया को भी नुकसान बहुत हुआ उसकी वजह, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, और वर्ल्ड की इकॉनमी तो गई ही गई। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात मैंने बताई आपको 2016 में हुई थी। इनका मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस भी था कि अगर ये जीते तो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में फिर से वापस आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया जैसी कंट्रीज़ को अगर फंड मिलते हैं तो ये रिन्यूएबल पे ज़्यादा खर्चा कर सकती है। और हमारे यहाँ पे जो पर कैपिटा एमिशन है, हालांकि पहले से बहुत कम है, चूँकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए बोला जाता है कि इंडिया से एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ के पर कैपिटा एमिशन बहुत ही कम है ग्रीन हाउस गैस की। वो भी नहीं होगी अगर हम रिन्यूएबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, उसका कम इस्तेमाल करते हैं। एक और ह्यूमन राइट वॉलेशन की बात अगर हम करें तो आपको जैसे मैंने बताया काफ़ी वोकल रहे हैं ये ह्यूमन राइट वॉलेशन को लेके, प्रेस फ्रीडम को लेके। जो कश्मीर में हालात थे उस पर भी इनका कमेंट आया था, कमला हैरिस का इन पर्टिकुलर कमेंट आया था। जो CA NRC का इशू चल रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था प्रगति मैदान में दिल्ली में, उस पर भी इन्होंने कमेंट किया था। अगर आप मुझसे एट लास्ट पूछे कि ये इंडिया के लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे, तो मैं कहूँगा इंडिया के लिए अच्छे होंगे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसी अभी फ़िलहाल में चल रही है 1.5 साल से, उनके लिए बुरी होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि मोदी इज़ इंडिया और इंडिया इज़ मोदी, तब फिर आप गलत ट्रैक पे हैं। और फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि बाइडेन की पॉलिसीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको हटा के देखते हैं, क्योंकि कोई भी लीडर जो है किसी देश से बड़ा नहीं होता है। ये मैटर नहीं करता कि वो लीडर कितना पॉपुलर है, कितना इन्फ्लुएंशियल है, सबसे बड़ा देश होता है। तो उनकी पॉलिसीज़ देश के लिए अच्छी होगी, फ्रीडम ऑफ प्रेस को अफेल्ड करेंगे, डेमोक्रेसी को अफेल्ड करेंगे, इंडिया के ऊपर थोड़े से सॉफ्ट होंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो मिनी ट्रेड वॉर स्टार्ट कर रखा था अमेरिका ने छोटी छोटी इश्यूज़ को लेकर, डेयरी प्रोडक्ट को, हार्ले डेविडसन बाइक को लेकर, उसको ये ख़त्म करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में अभी स्थिति ये है कि कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट भी अमेरिका में आए हैं। तो वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी
को दुरुस्त करना सबसे बड़ी प्रेफरेंस होगी। उसके बाद वो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ पे आएंगे, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ पे आएंगे। हालांकि इंडिया ने बहुत से एग्रीमेंट हाल फिलहाल में साइन कर रखे हैं और इंडिया वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है अमेरिका का। तो इसलिए इंडिया की तरफ काफ़ी कड़ा रुख नहीं रहेगा बाइडेन गवर्नमेंट का। लेकिन फिर भी जहाँ पे भी ये देखेंगे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो एक मेजर क्या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट करती है, वहाँ पे ये ज़रूर बोलेंगे। एक बात मैं आपको बताऊँ, रशिया का एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और हालांकि मैं सोच रहा था कि इस पर एक अलग वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल नहीं होती, अम, तो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। जो बाइडन का एक बार कमेंट आया था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, है कि रसिया को इन्होंने बोला था कि ये बिगेस्ट थ्रेट है टू द वर्ल्ड। अभी देखिए बहुत ही अंतर है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में चाइना जो था उनकी नज़र में बहुत बड़ा थ्रेट था। जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी चाइना की एक्सपेंड करने की, और लोन दे के दूसरे छोटे छोटे देशों को लोन ट्रैप में, डेट ट्रैप में फंसाने की, उन चीज़ों को हटाते हुए डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि रशिया जो है बिगेस्ट थ्रेट है। अभी ये क्यों है, इसका रीज़न बहुत सा है। देखिए 1991 की अगर बाद में मैं बात करूं, तो यूएस रशिया काफ़ी रशिया यूएसएसआर का टूट गया था और एक बहुत बड़ी कंट्री निकल के आई थी वो थी रशिया। और उसके बाद रशिया फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, तो उन्होंने यूएस के साथ रिलेशन अच्छा करना ही सोचा, क्योंकि काफ़ी समय से कोल्ड वॉर चल रहा था और किसी को भी कुछ मिला नहीं था उससे, इन पर्टिकुलर कुछ अच्छा गेन नहीं हुआ था। तो रशिया का रिलेशन यूएस के साथ काफ़ी अच्छा चलने लगा था। और इसके चलते उनकी एंट्री G7 से G8 में हो गई। G8 कंट्रीज़ जो थी बहुत ही पावरफुल कंट्रीज़ और इकोनॉमिकली बहुत ही पावरफुल कंट्रीज़ मानी जाती हैं, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री मानी जाती हैं। अभी G7 है। उस क्योंकि 2014 में फिर सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अपना लिया। क्रीमिया देखिए ये मैप है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अपना प्यारा भारत, इंडिया है अपना ये। और यहाँ पे आप देखेंगे ये यूक्रेन है, ये कज़ाकिस्तान है, और इसके ऊपर ये रशिया है। रशिया का मैप मैं अभी दूसरे मैप में दिखाऊंगा। ये यूक्रेन है और इसका ये एरिया अगर आप देख रहे हैं, ये एरिया, ये क्रीमिया का एरिया है। इसको रशिया ने हड़प लिया था 2014 में। उसके बाद ओबामा गवर्नमेंट ने G8 कंट्रीज से रशिया को हटा दिया और फिर से अमेरिका के साथ उनका रिफ्ट शुरू हो गया और फिर से वो G8 कंट्रीज G7 बन गई। ये जो पार्ट है ये यूक्रेन का है और ये क्रीमिया वाला एरिया है। ये पार्ट जो है रशिया का है। ये रशिया ने यहाँ पे आर्मी भेज के 2014 में इस एरिया को हड़प लिया था। यहाँ पे इन्होंने रेफरेंडम करवाया था, बोला कि यहाँ के लोग रशिया में रहना चाहते हैं। क्या रेफरेंडम का रिजल्ट था ये रशिया ने डिस्क्लोज यूनिलेटरली बताया, कुछ उसका प्रमाण दिया नहीं, और बोला कि यहाँ के लोग रशिया में रहना चाहते हैं और इसको हड़प लिया। रीज़न था, बहुत सा रीज़न था। रशिया डर गया था कि कहीं यूक्रेन भी नाटो को ज्वाइन ना कर ले। हाल कोई भी कंट्री चाहती है कि उसका इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़े, तो रशिया का इन्फ्लुएंस कम ना हो वर्ल्ड में। उसके बगल की कंट्रीज अगर नाटो ज्वाइन कर लेंगी तो ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस कम होगा। इस वजह से उसने यूक्रेन के इस पार्ट को हड़प लिया, एनेक्स कर लिया। तो इस वजह फिर उस एक एलिगेशन और लगाया जाता है कि 2016 में जो इलेक्शन था हिलरी क्लिंटन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप का, तो उसमें रसिया ने डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए काफ़ी कैंपेन कराई थी और प्रोपोगंडा किया था। ये वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बोल चुकी हैं कि रशिया ने इंटरवीन किया था वहाँ के इलेक्शन में और डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में उसका काफ़ी हाथ रहा है। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो जब जो बाइडेन जीते हैं तब सारी कंट्रीज़ ने उनको कंग्रेचुलेट किया है, लेकिन रशिया ने कोई भी ट्वीट या कोई भी मैसेज नहीं किया जिसमें वो कंग्रेचुलेट कर रहा हो जो बाइडेन को। तो इसलिए जो बाइडेन जो है रशिया को दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट मानते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इनकी पॉलिसीज़ जो होंगी रशिया के खिलाफ काफ़ी खड़ी होंगी। अगर आप ये लेकिन काफ़ी इंडिया के लिए बहुत ही ख़राब बात होगी, क्योंकि अगर रशिया के ख़िलाफ़ हो जाएंगे तो रशिया के ख़िलाफ़ अगर हार्ड पॉलिसीज़ का यूज़ करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो चाइना के नज़दीक जाता जाएगा। और चाइना आपको पता है दुनिया का सबसे उभरता हुआ देश है, सबसे पावरफुल उभरता हुआ देश है। यूएस का टाइम कुछ समय तक ही है, यूएस पावरफुल था, कुछ समय तक रहेगा, लेकिन अब टाइम जो है एशिया, बहुत से रिसर्च में प्रोजेक्ट किया गया एक्चुअली कि एशिया में पावरफुल कंट्रीज़ अब नेक्स्ट जनरेशन की कंट्रीज़ जो होंगी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ एशिया से होंगी। तो चाइना, इंडिया, इन कंट्रीज़ का नाम लिया जाता है। तो अभी जो प्रोजेक्शन है वो है चाइना का। तो चाइना आने वाले समय में बहुत ही पावरफुल कंट्री होने वाली है और रशिया का टिल्ट जो है चाइना की तरफ हुआ, वो इंडिया के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ होगी, क्योंकि इंडिया बहुत ही लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है और जो पॉलिसीज़ चाइना अभी लेके चल रहा है वो इंडिया के फेवर में बिल्कुल नहीं है।
तो ये पॉलिसी डिसीजन अगर जो बाइडेन जिस तरीके की बातें कर रहे हैं लेके चलते हैं तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉलिसी डिसीजन साबित हो सकती है उनकी इंडिया के लिए। तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक में मेरा मोटो यही था कि मैं जो भी सिनेरियो है पिछले 4 सालों में चला, इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ उसके बारे में बता सकूं, और आने वाली समय में जो अमेरिका बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, एज अ लीडर रोल प्ले करती है वर्ल्ड में वो अपना, तो उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पर, उसको हर एंगल से आपको समझा सकूं। अगर आपको इस और साथ साथ कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें बता सकूं जो आने वाले एग्ज़ामों में मोस्ट प्रोबेबली पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी एज ए करंट अफेयर और एज ए पार्ट ऑफ स्टैटिक। तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हों तो लाइक करें मेरे चैनल को और उसको सब्सक्राइब भी करें और अपने रिलेटिव्स को भी दिखाएं। मेरा नाम है नितेश सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नोटबुक। थैंक यू।